हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 8 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है। आज आपका इसी क्रम में अध्याय तीसरा है। यहां पर हम लोग खनिज और शक्ति संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। तो आज के अध्याय में हम लोग खनिज और शक्ति संसाधनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर खनिज या फिर मिनरल्स की बात की गई है। खनिजों को समझने के लिए हम यहाँ पर एक उदाहरण ले रहे हैं। जैसे हम सभी लोग बिस्किट खाते हैं, तो बिस्किट जो है विभिन्न प्रकार के पदार्थों को मिलाने से बनता है। जैसे बिस्किट में आटा, दूध, चीनी या फिर कभी कभी अंडा या कभी कभी कोई अन्य प्रकार का जो फ्लेवर है वो डाला जाता है और इन सभी को मिलाकर बिस्किट तैयार किया जाता है। जब एक बार बिस्किट बन जाता है तो बिस्किट बनने के बाद जिन अवयवों से बिस्किट मिलकर बना है, हम उन अवयवों को नहीं देख पाते हैं। क्या हम उनको देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं। तो ठीक ऐसे ही हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी पर भी बहुत सारी चट्टानें पाई जाती हैं और ये चट्टानें जो हैं विभिन्न प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनी होती हैं और इन पदार्थों को खनिज कहा जाता है। खनिज जो है हमारी पृथ्वी पर जो भूप्रपट्टी की चट्टानें हैं, इनके साथ साथ पूरी पृथ्वी पर फैले हुए हैं। खनिज जो है नेचुरली तैयार होते हैं, यानी प्राकृतिक रूप से ये बनते हैं। बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के ये तैयार होते हैं, यानी इनको बनने में किसी प्रकार का मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता है, प्रकृति ही ने तैयार करती है। तो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो, वह एक खनिज है। अब खनिजों के बारे में यहाँ पर एक बात बताई गई है। खनिज जो है ये सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं है। कुछ खनिज जो है अगम्य क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगम्य का मतलब ऐसे क्षेत्र जहां पर हम आसानी से नहीं पहुंच सकते, वहां पर पाए जाते हैं। जैसे आर्कटिक महासागर रीजन है और अंटार्कटिका वाला रीजन है। तो ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं यहाँ पर हम लोग आसानी से नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी खनिज पाए जाते हैं। खनिज जो है अपने भौतिक गुणों के आधार पर, जैसे कि रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुण, जैसे कि विलेयता का मतलब जल में घुलने की जो उनकी शक्ति है, जो विलेयता, इसके आधार पर ही पहचाने जा सकते हैं। तो यहां पर बताया गया कि सेल जो है, सेल का मतलब चट्टान या फिर रॉक, तो सेल जो है खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठन वाले एक या फिर एक से अधिक खनिजों का एक समूहन है। यानी कहने का मतलब यह है कि चट्टान जो है जरूरी नहीं है कि वो केवल एक प्रकार के खनिज से मिलकर बनी हो सकता है चट्टान एक से ज्यादा खनिजों से मिलकर बनी हो। सेल यानी चट्टान जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है, उन्हें अयस्क कहा जाता है। यानी जिन चट्टानों से खनिज निकाले जाते हैं उनको अयस्क या फिर ओर कहा जाता है। आगे यहां पर खनिजों के प्रकार बताए गए हैं। खनिज कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, पृथ्वी पर अब तक 3000 से ज्यादा खनिज खोजे जा चुके हैं। अपनी संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः धात्विक और अधात्विक में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं धात्विक खनिजों की। देखिए, धात्विक खनिजों में धातु जो है ये कच्चे रूप में होती है। धातुएं कठोर पदार्थ हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, धातुओं के गुणों के बारे में आपने पढ़ा होगा। धातुएं वो कहलाती हैं जो ऊष्मा या विद्युत को सुचालित करती हैं, यानी कि जिनमें ऊष्मा और विद्युत के प्रति सुचालन होता है, जिनमें द्युति या चमक की विशेषता होती है। तो ये धातुओं के कुछ गुण होते हैं। तो जैसे लौह अयस्क है, बॉक्साइट है, मैग्नीज अयस्क है, ये इनके कुछ उदाहरण हैं। धात्विक खनिज भी यहाँ पर दो भागों में डिवाइड किए गए हैं, एक तो लौह और दूसरे अलोह। लौह खनिजों में आपका लौहयस्क आ जाता है, मैग्नीज और क्रोमाइट, इनमें लोहा होता है, तो ये लौह खनिज बोले जाते हैं। और अलोह खनिज जिनमें कि लोहा नहीं होता है, तो इनके उदाहरणों में सोना, चांदी, तांबा और सीसा आ जाते हैं। तो ये जो है अलोह खनिज या अलोह धातुएं बोले जाती हैं। अगले प्रकार के खनिज जो है वो है अधात्विक खनिज। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अधात्विक खनिजों में धातुएं नहीं होती हैं। तो चूना पत्थर, अभ्रक और जिप्सम इसके उदाहरण हैं। खनिज ईंधन भी जो है अधात्विक खनिजों में ही आते हैं। यानी कोयला और पेट्रोलियम भी जो है ये अधात्विक खनिज ही हैं। यहां पर खनिजों को निकालने की विधि बताई गई है, किन किन माध्यमों के जरिए हम खनिजों को निकालते हैं। तो खनिजों को खनन यानी माइनिंग, प्रवेदन, ड्रिलिंग या फिर आखनन, क्वेरिंग, इन पद्धतियों के द्वारा निकाला जाता है। तो यहां पर सबसे पहले खनन के बारे में बताया गया है कि पृथ्वी की सतह के अंदर दबी सेलों से खनिजों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है, यह खनन कहलाती है। खनिज जो कम गहराई में स्थित होते हैं, यानी खनिज जो है ऊपरी की तरफ भी कहीं होते हैं, कम गहराई में स्थित होते हैं, तो वो ऊपर की जो सतह, पृष्ठीय सतह है, उसको उठाकर निकाल लिए जाते हैं। तो इस प्रकार की जो खनन की विधि होती है, इसको विवृत खनन या ओपन कास्ट माइनिंग कहा जाता है। जैसे मान लीजिए खनिज, यहाँ पर खनिज है, इसके ऊपर यहाँ पर लेयर है, ये तो ऊपर की लेयर इन्होंने हटा दी, सरफेस वाली लेयर हटा दी, तो खनिज निकाल लिए। तो ये जो है ये कहलाते हैं ओपन कास्ट माइनिंग, यानी ये जो विधि है ये ओपन कास्ट माइनिंग कहलाती है। गहन भेदन का मतलब जब खनिज जो है बहुत अंदर गहराई पर हो,
तो उस समय हमें बहुत अंदर तक खुदाई करनी पड़ती है, तो इसको जो है कूप की खनन विधि कहा जाता है। यानी गहन भेदन, जिन्हें कूपक शाफ्ट कहते हैं, ये अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं और इसे कूप की खनन या शाफ्ट माइनिंग भी कहा जाता है। तो यहां पर आपने जान लिया कि खनन की यहां पर दो विधियां हैं, एक तो विवृत खनन है और दूसरा कूप की खनन है। अब यहां पे प्रवेदन मेथड पर आते हैं। देखिए, पेट्रोलियम और जो प्राकृतिक गैस हैं, ये धरातल के बहुत ही ज्यादा नीचे या बहुत ही ज्यादा अंदर पाए जाते हैं और इन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है और ये ड्रिलिंग मेथड से, यानी प्रवेदन मेथड से खुदाई की जाती है, तब ये निकाले जाते हैं। सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोदकर निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं। ये जो सतह के बिल्कुल निकट होते हैं खनिज, उन्हें आसानी से खोदकर अगर निकाल लिया जाता है तो उसे आखनन कहते हैं। अब यहां पर खनिजों का वितरण बताया गया कि खनिज कहां कहां पर पाए जाते हैं। देखिए, खनिज जो हैं ये विभिन्न प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं और जैसा कि आप चट्टानों के बारे में पढ़ चुके होंगे कि चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। तो खनिज भी जो है इन तीनों प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। जो धात्विक खनिज हैं, तो धात्विक खनिज जो है आग्नेय और कायांतरित सेल समूह में पाए जाते हैं। तो आग्नेय और कायांतरित सेल समूहों में, जिनसे विशाल पठारों का निर्माण होता है, इनमें पाए जाते हैं। जैसे उत्तरी स्वीडन में लौहयस्क, ऑन्टेरियो यानी कनाडा में तांबा और निकेल के निक्षेप, दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकेल, क्रोमाइट और प्लेटिनम आग्नेय और कायांतिक सेलों में पाए जाने वाले खनिजों के उदाहरण हैं। वहीं मैदानों और नवीन वलित पर्वतों के जो अवसादी सेल हैं, तो इनके अवसादी सेल समूहों में अधात्विक खनिज जैसे कि चूना पत्थर आदि पाए जाते हैं। यानी जो अवसादी सेलें हैं उनमें अधात्विक खनिज पाए जाते हैं और आग्नेय और कायांतिक सेलों में धात्विक खनिज पाए जाते हैं। फ्रांस के जो कॉकेसस रीजन है, कॉकेसस प्रदेश है, यहाँ के चूना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया और यूक्रेन के मैग्नीज के निक्षेप और अल्जीरिया के जो फास्फेट के संस्तर हैं, ये इसके कुछ उदाहरण हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो आपका खनिज ईंधन है, पेट्रोलियम इत्यादि है, कोयला और पेट्रोल जो है, ये भी अवसादी चट्टानों में ही पाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं महाद्वीपों के हिसाब से कि किन किन महाद्वीपों में कौन कौन से खनिजों की प्रचुरता है। तो एशिया की महाद्वीप की बात करते हैं। तो देखिए, एशिया महाद्वीप में चाइना और भारत के पास एक बड़ा लौह अयस्क निक्षेप है। इसके अलावा एशिया महाद्वीप जो है विश्व का आधे से अधिक टिन उत्पादन भी करता है। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया जो है विश्व के अग्रणी टिन उत्पादकों में से एक है। चीन जो है सीसा, एंटीमनी और टंगिस्टन के उत्पादन में भी अग्रणी है। एशिया में जो है लौह अयस्क के अलावा, टिन के अलावा जो है मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबा भी पाया जाता है। इनके निक्षेप भी हैं यहाँ पर। इसके बाद है यूरोप। यूरोप विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस देशों के पास लौह अयस्क के विशाल निक्षेप हैं। तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज और निकेल जो हैं, ये जो खनिज हैं, ये पूर्वी यूरोप में और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि यूरोप और एशिया महाद्वीप आपस में जुड़ा हुआ है। यहाँ पर यूराल पर्वत जो है इसको दोनों को अलग करता है और रसिया जो है, रसिया का थोड़ा सा हिस्सा यूरोप में भी पड़ता है और एक बड़ा हिस्सा जो है एशिया महाद्वीप में पड़ता है। तो यहाँ पर यूरोपीय रूस की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पर पूर्वी रसिया वाली रीजन की बात हो रही है, इस साइड की बात हो रही है। तो तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज और निकेल जो है ये पूर्वी यूरोप में और यूरोपीय रूस में, यानी इस वाले रीजन में यहाँ पर पाए जाते हैं। उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका में खनिज जो है ये 3 क्षेत्रों में अवस्थित हैं। ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन सील्ड प्रदेश, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कनाडियन सील्ड प्रदेश है। अपलेसियन प्रदेश, इस साइड में आप देख पा रहे हैं पूर्वी उच्च भूमियां जो हैं इन्हें अपलेसियन प्रदेश बोला जाता है। और पश्चिम की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, यानी पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं, ये वाली रीजन, तो इन 3 प्रदेशों में खनिज यहाँ पर पाए जाते हैं। लौह अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम और तांबा का खनन जो है ये कनाडियन सील्ड प्रदेश में और कोयले का खनन जो है अपलेसियन प्रदेश में होता है। कोयला जो है अपलेसियन प्रदेश में पाया जाता है, जबकि लौह अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम और तांबा जो है ये कनाडियन सील्ड में पाया जाता है। पश्चिमी कॉर्डेरा, यानी कि जो उसका पश्चिम वाला, पश्चिम की पर्वत श्रृंखला है, इसको कॉर्डेरा भी कहा जाता है। तो पश्चिमी कॉर्डेरा में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। दक्षिण अमेरिका की बात करें तो ब्राजील जो है विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। चिली और पेरू जो है ये तांबे के अग्रणी उत्पादक हैं। ब्राजील और बोलीविया जो है विश्व में टिन के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक हैं। दक्षिण अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लेटिनम, एस्बेस्टस
और हीरा के भी विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। इसके अलावा दक्षिण अमेरिका में खनिज तेल वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में पाया जाता है। अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, अफ्रीका महाद्वीप जो है खनिज संसाधनों में काफी ज्यादा धनी है। अफ्रीका महाद्वीप हीरा, सोना और प्लेटिनम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे विश्व के सोने का एक बड़ा भाग उत्पादित करते हैं। तांबा, लौह अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट जो है ये दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले अन्य खनिज हैं। तेल की बात करें, खनिज तेल की बात करें तो खनिज तेल जो है नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में पाया जाता है। यहां पर नोट के रूप में बताया गया है कि हरा हीरा एक दुर्लभतम हीरा है। अब आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर। ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया सोना, हीरा, लौह अयस्क, टिन और निकेल का अग्रणी उत्पादक है। ऑस्ट्रेलिया तांबा, सीसा, जस्ता और मैंगनीज के भंडारों में भी संपन्न है। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के कालगुर्री और कूलगार्डी क्षेत्रों में सोने के सबसे बड़े निक्षेप हैं। यानी ये वाला जो रीजन है, कालगुर्री और कूलगार्डी वाला जो रीजन है, इस रीजन में सोने के सबसे बड़े निक्षेप हैं। यहां पर नोट के रूप में बताया गया है कि विश्व की प्राचीनतम सेलें, यानी विश्व की जो प्राचीनतम चट्टानें हैं, ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में ही हैं और ये 430 करोड़ वर्ष पूर्व की हैं। ये चट्टानें जो हैं, सबसे प्राचीनतम जो चट्टानें हैं पृथ्वी की, जो कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पड़ती हैं, ये आज से करीब 430 करोड़ वर्ष पहले बनी हैं और ये पृथ्वी के निर्माण के मात्र 30 करोड़ वर्ष पश्चात बनी है। इन पृथ्वी का निर्माण जब हुआ उसके लगभग 30 करोड़ साल बाद ये चट्टानें निर्मित हुई हैं। अब है आपका अंटार्कटिका महाद्वीप। तो अंटार्कटिका महाद्वीप एकदम दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है और दक्षिण ध्रुव जो है इसके केंद्र में पड़ता है। अंटार्कटिका महाद्वीप से अब तक खनिजों का निष्कर्षण नहीं किया गया है क्योंकि यह महाद्वीप पूरे साल बर्फ से ढका रहता है। यहाँ पर वैज्ञानिक केंद्र वगैरह स्थापित किए गए हैं, तो उन वैज्ञानिक केंद्रों ने यहाँ पर जो रिसर्च वगैरह की है उससे पता लगाया है कि ये भी महाद्वीप जो है खनिजों के मामले में काफ़ी ज़्यादा संपन्न है। तो ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत में कोयले, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन्स हैं, तो यहाँ पर कोयला का, और पूर्वी अंटार्कटिका के प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेपों का पूर्वानुमान लगाया गया है। यहाँ पर लौह अयस्क, सोना, चांदी और तेल भी वाणिज्यिक मात्रा में उपलब्ध है। हालांकि यहाँ से अब तक खनिजों का निष्कर्षण आरंभ नहीं किया गया है। आगे यहाँ पर खनिजों के उपयोग की बात की गई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में होता है। जैसे कुछ कुछ उदाहरण यहाँ पर बताए गए हैं। रत्नों के लिए प्रयोग किए जाने वाले खनिज जो हैं ये प्राय कठोर होते हैं। तांबे की बात की गई है कि तांबा एक अन्य धातु है। इसका उपयोग सिक्के बनाने से लेकर पाइप तक बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाले जो सिलिकॉन चिप्स हैं, सिलिकॉन के बारे में सुना होगा, सिलिकॉन जैसे कंप्यूटर की चिप्स वगैरह तैयार किए जाते हैं, ये क्वार्टज से प्राप्त होता है। एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइट है, इससे एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। तो एल्यूमिनियम का उपयोग ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज, बोतलबंदी उद्योग, भवन निर्माण और रसोई के बर्तन बनाने में एल्यूमिनियम का उपयोग होता है। आगे यहां पर खनिजों के संरक्षण की बात की गई है। तो खनिज भी जो है ये आपके अनवीकरणीय संसाधन हैं, यानी एक बार खनिज समाप्त हो जाने में, इनको बनने में, इनके संचय में लाखों करोड़ों सालों का समय लगता है। तो खनिज जो है अनवीकरणीय संसाधन है। सबसे जरूरी ये है कि खनिजों का हम उचित ढंग से दोहन करें। खनिजों को जो खनन की जो प्रक्रिया है उस समय कम से कम बर्बादी करें, यानी बर्बादी को हम कम से कम करें, बर्बादी को घटाना आवश्यक है। इसके अलावा जो भी हम खनिज निकाल रहे हैं उनका पुनर्चक्रण करें। ये धातुओं का पुनर्चक्रण एक अन्य तरीका है जिससे खनिज संसाधनों को हम लोग संरक्षित कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि रीयूज, रिसाइकिल, रिड्यूस इसीलिए यहाँ पर दिया गया है ताकि हम रीयूज का मतलब दोबारा से यूज करें, रिसाइकिल का मतलब पुनः हम चक्रित करें और रिड्यूस का मतलब कम मात्रा में उपयोग करें। तो इस पद्धति को अपनाकर हम खनिजों को संरक्षित कर सकते हैं। अब आगे यहाँ पर शक्ति या फिर ऊर्जा संसाधनों की बात की गई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, शक्ति या फिर ऊर्जा संसाधनों के बिना मानव जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। अगर हम पृथ्वी के लिए बात करें तो पृथ्वी के लिए प्राइमरी ऊर्जा का जो सोर्स है वो सूर्य है। ये सूर्य हमारे पृथ्वी के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। इसके अलावा अन्य स्रोतों की बात करें तो अन्य स्रोतों में आपके जो हैं, जो आपके मानव के द्वारा जो खोजे गए स्रोत हैं वो आ जाते हैं। अगर हम ऊर्जा की अपने जीवन में बात करें तो सूर्य के प्रकाश से लेकर घर का खाना पकाने तक, खाना पकाने के लिए हम जो रसोई गैस का इस्तेमाल करते हैं या फिर चूल्हे इत्यादि का इस्तेमाल करते हैं, लकड़ी के चूल्हे का इस्तेमाल करते हैं, तो इनसे ऊर्जा ही तो मिलती है जिससे खाना तैयार होता है। इसके अलावा वाहनों को चलाने के लिए, चाहे आपका बाइक हो, कार हो, एरोप्लेन हो, कोई भी वाहन हो, उन सबको चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है।
आपके घरों में जो बिजली वगैरह आती है, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, वो भी एक प्रकार की ऊर्जा ही है। तो ये जो ऊर्जा है, ऊर्जा का मानव जीवन में एक अहम रोल है, और ऊर्जा के बिना हम लोग मानव जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऊर्जा के जो संसाधन हैं, इनको विस्तृत रूप से दो वर्गों में डिवाइड किया गया है। एक तो परंपरागत और दूसरे हैं गैर परंपरागत। तो सबसे पहले बात करते हैं परंपरागत स्रोतों की, कन्वेंशनल सोर्सेज की। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, परंपरागत का मतलब क्या है कि जिन संसाधनों का इस्तेमाल हम कई सदियों से करते आ रहे हैं, वो परंपरागत स्रोत कहलाते हैं। तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर ईंधन और जीवाश्म ईंधन जो है, ये परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत हैं। ईंधन का मतलब क्या है, जो आपकी लकड़ी इत्यादि को जलाकर आप आग जलाते हैं, तो ये ईंधन में आ जाता है। और जीवाश्म ईंधन में आपके जो है, जो कि आपके कोयला है, पेट्रोलियम है, ये जीवाश्म ईंधन है। अगर हम अपने ग्रामीण भारत की बात करें, तो हमारे देश में ग्रामीणों के द्वारा उपयोग की गई 50% अधिक ऊर्जा जो है, ये ईंधन से प्राप्त होती है। यानी आज भी हमारी जो ग्रामीण परिवेश है, ग्रामीण परिवेश में जो घर का खाना बनता है, वो खाना बनाने के लिए लकड़ी का ही इस्तेमाल होता है। तो इसी वजह से यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारे देश में जो ग्रामीणों के द्वारा उपयोग की गई 50% से ज़्यादा ऊर्जा है, वो ईंधन से ही प्राप्त होती है। इसके अलावा जीवाश्म ईंधनों की बात करें, तो जीवाश्म ईंधनों का निर्माण कैसे हुआ है, उसके बारे में बताया गया है कि लाखों करोड़ों साल पहले पृथ्वी के नीचे पौधे और जानवर जो दब गए थे, तो दबने की वजह से क्या हुआ है, उन पर ताप और दाब का प्रभाव पड़ा, और ताप और दाब का प्रभाव पड़ने से समय के साथ साथ वो जीवाश्म ईंधनों में कन्वर्ट हो गए। जीवाश्म ईंधनों में कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। लेकिन इनकी दिक्कत यह है कि इनके भंडार जो है सीमित हैं। यानी कि जो जीवाश्म ईंधन वाले खनिज हैं, इनके भंडार सीमित हैं, असीमित नहीं है। कोयला की बात करते हैं। कोयला जो है बहुतायत में पाए जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन के तौर पर उद्योगों में, जैसे लोहा इस्पात में प्रगलन के तौर पर इस्तेमाल होता है, यानी कि लोहे और इस्पात को गलाने के लिए इस्तेमाल होता है। वाष्प इंजनों में या फिर विद्युत उत्पन्न करने में कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहा जाता है, थर्मल एनर्जी कहा जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत में 70% बिजली जो है थर्मल एनर्जी से तैयार की जाती है, यानी कोयले से ही तैयार की जाती है। कोयला का निर्माण कैसे हुआ है, तो यहाँ पर जैसा कि हमने बताया था कि लाखों करोड़ों साल पहले जमीन के अंदर जो जानवर या पेड़ पौधे दब गए थे, उन पर ताप और दाब का समय के साथ प्रभाव पड़ा और वो कोयला या फिर पेट्रोलियम इत्यादि में कन्वर्ट हो गए। तो कोयला जो है लाखों वर्ष पहले विशाल फर्न और दलदल के पृथ्वी की परतों में दबने से बना है। इसलिए कोयले को जो है अंतर्हित धूप यानी बरीड सनशाइन के रूप में भी जाना जाता है। देखिए यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि किस ईंधन को बरीड सनशाइन कहा जाता है, तो आप बता देंगे कोयले को बरीड सनशाइन कहा जाता है। यहाँ पर विश्व के कुछ अग्रणी कोयला उत्पादक देशों के नाम लिखे हुए हैं, जैसे चाइना, यूएसए, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस। ये विश्व के कुछ अग्रणी कोयला उत्पादक देश हैं। भारत की बात करें तो भारत में कोयले के जो उत्पादक क्षेत्र हैं, ये रानीगंज पश्चिम बंगाल में, झरिया, धनबाद और बोकारो ये झारखंड में स्थित हैं। पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम शब्द लैटिन के शब्दों पेट्रा, इसका अर्थ है सेल या चट्टान, और ओलियम का अर्थ होता है तेल, इनसे लिया गया है। इस प्रकार पेट्रोलियम का अर्थ निकल कर आया सेल तेल, यानी कि रॉक ऑयल। पेट्रोलियम जो है सेलों की परतों के मध्य पाया जाता है और इसका वेधन जो है अपतटीय, इन तट से दूर ऑफशोर पर या फिर तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों से इसका दोहन किया जाता है, इसको निकाला जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, देखिए जब जमीन से तेल हम निकालते हैं, पेट्रोलियम को निकालते हैं, उस समय ये कच्चा तेल बोला जाता है, क्रूड ऑयल इसको बोला जाता है। बाद में इसको रिफाइन किया जाता है, इसे जो है परिष्कृतशाला में रिफाइनरीज में भेजा जाता है, यहाँ पर क्रूड ऑयल को साफ किया जाता है। विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं के जरिए इसको साफ किया जाता है। जब इसको प्रक्रमण किया जाता है तो उसके बाद इसके कई सारे बाई प्रोडक्ट बनते हैं, यानी कि क्रूड ऑयल से कई सारे अन्य प्रकार के प्रोडक्ट तैयार होते हैं, जैसे कि डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक, स्नेहक का मतलब लुब्रिकेंट, जो आपने देखे होंगे कि जो कार इत्यादि में या फिर मशीनरी इत्यादि में जो ग्रीस लगाती हैं, वो ग्रीस इसका पेट्रोलियम का ही एक बाई प्रोडक्ट है, यानी ग्रीस का निर्माण पेट्रोलियम से ही होता है। देखिए पेट्रोलियम और इससे बनने वाले उत्पादों को काला सोना या ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मूल्यवान होते हैं, इसीलिए इसको जो है ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देशों में ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर शामिल हैं। इसके अलावा अन्य मुख्य उत्पादकों में संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वेनेजुएला और अल्जीरिया हैं। भारत में मुख्य उत्पादक क्षेत्र जो है असम में डिगबोई है और मुंबई में बॉम्बे हाई। इसके अलावा कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा में भी पेट्रोलियम की खोज हुई है। हालांकि यहाँ से अब तक इसका वेधन नहीं किया गया, अब तक इसको यहाँ से नहीं निकाला गया है, आगे निकाला जाएगा। प्राकृतिक गैस की बात करें, देखिए प्राकृतिक गैस जो है पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ ही पाई जाती है।
जिस समय पेट्रोलियम का निष्कर्षण किया जाता है उसी समय दरारों में प्राकृतिक गैस भी फंसी होती है, जो कि इसके साथ ही निकलकर बाहर आती है। तो यहाँ पर वही चीज बताई गई है कि प्राकृतिक गैस जो है ये पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ ही पाई जाती है और तब निर्मुक्त होती है जब हम लोग अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाते हैं, यानी जब हम लोग पेट्रोलियम का दोहन करते हैं उसी समय प्राकृतिक गैस भी निर्मुक्त होती है। देखिए, प्राकृतिक गैस का प्रयोग जो है घरेलू और वाणिज्यिक ईंधन के रूप में किया जाता है। रूस, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड जो है ये प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक हैं। भारत में जैसलमेर रीजन, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस के संसाधन हैं। यहाँ पर नोट के रूप में सीएनजी के बारे में बताया गया है। सीएनजी की फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो सीएनजी एक प्रचलित पर्यावरण हितैषी ऑटोमोबाइल ईंधन है। यहाँ पर पर्यावरण हितैषी का मतलब क्या है कि इससे जो है पर्यावरण को बहुत कम नुकसान पहुंचता है, यानी इसके जलने से बहुत कम मात्रा में कार्बन निर्मुक्त होता है। इसलिए इसको जो है पर्यावरण हितैषी ईंधन बोला गया है। क्योंकि यह पेट्रोल और डीजल की तुलना में कम प्रदूषण करती है, इसलिए इसको जो पर्यावरण हितैषी कहा गया है। अब आ जाती है जल विद्युत। देखिए, जल विद्युत भी परंपरागत स्रोतों में ही आ जाता है। तो जल विद्युत कैसे बनाया जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में देख पा रहे हैं, यहाँ पर पीछे की तरफ एक बांध है और बांध किसी नदी पर या फिर वर्षा जल का संग्रहण करके बांध बनाए जाते हैं। काफ़ी ऊंचाई पर बांध बनाए जाते हैं और उन बांधों से नीचे की साइड में जल छोड़ा जाता है। जल को जिस समय छोड़ा जाता है तो यहाँ पर बीच में ही यहाँ पर टरबाइन इत्यादि लगे होते हैं। टरबाइन के जरिए जो डायनमो होते हैं, डायनमो घूमते हैं और ऐसे करके बिजली जनरेट होती है। तो यहाँ पर वही सब प्रोसेस बताई गई है। देखिए, विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जो है ये जल विद्युत से उत्पन्न होता है। विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देशों में पराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील और चीन है। भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र जैसे भाखड़ा नागल ये सतलुज नदी पर है, गांधी सागर जो है चंबल नदी पर है, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है, सलल विद्युत प्रोजेक्ट जो है ये चेनाब नदी पर है और दामोदर नदी घाटी परियोजनाएं ये कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र हैं। विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश नॉर्वे था। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया एग्जाम में कि विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश कौन सा था, ये नॉर्वे था। यहां पर ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत हैं इनके लाभ और हानि बताए गए, इनके लाभ क्या क्या हैं और हानि क्या क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं खनिज तेल और प्राकृतिक गैस की। खनिज तेल के लाभ क्या है? आसानी से परिवहनीय है, इनको हम टैंकर इत्यादि के जरिए परिवहन कर सकते हैं या पाइपलाइन बिछा के परिवहन कर सकते हैं। पेट्रो रसायन उद्योग का आधार है क्योंकि इसके बाई प्रोडक्ट बहुत सारे हैं। ये पेट्रोलियम से बहुत सारे इसके बाई प्रोडक्ट या उप उत्पाद भी तैयार होते हैं, इसलिए पेट्रो रसायन उद्योग का मुख्य आधार बोला जाता है। प्राकृतिक गैस की बात करें, इसका भी वही फायदा, आसानी से परिवहनीय है, पाइपलाइन के जरिए भेज सकते हैं या टैंकरों के जरिए इसको भेज सकते हैं। तेल और कोयले के मुकाबले अधिक स्वच्छ भी है, तेल से सस्ती भी है। हानि क्या है? देखिए, हानि यह है कि आपने देखा होगा अक्सर करके समुद्रों वगैरह में, महासागरों में कई बार जो ऑयल के जहाज होते हैं पलट जाते हैं, तो तेल का अधिप्लावन हो जाता है और तेल का अधिप्लावन होने की वजह से जो महासागर की सतह है उस पर जब तेल फैल जाता है तो जो महासागर में रहने वाले जो जलीय जीव होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, यानी महासागर का जो इकोसिस्टम है उसको नुकसान पहुंचता है। तो तेल अधिप्लावन और गैस रिसाव की वजह से ऑक्सीजन का अवक्षय होता है। निर्मुक्त प्रदूषक के कारण अम्ल वर्षा, यानी कि जो वाहनों में जलने वाला पेट्रोलियम इत्यादि है, इसके जलने से क्या होता है, सल्फर गैस निकलती है और सल्फर गैस की वजह से, सल्फर गैस से आसमान में वायुमंडल में सल्फर की मात्रा बढ़ जाती है तो ये अम्ल वर्षा को प्रेरित करती है, इससे अम्ल वर्षा होती है। इसके अलावा दिक्कत यहाँ पर क्या है, नए ईंधन का अन्वेषण आसान नहीं है, यानी कि अगर हाल फिलहाल में देखा जाए, चूंकि ये परंपरागत स्रोत हैं, कई सदियों से चले आ रहे हैं और अभी हाल फिलहाल में कोई नया स्रोत भी नहीं है, तो मजबूरी हमारी इन पर डिपेंड है। जल विद्युत की बात करें तो जल विद्युत की एक अच्छी बात क्या है, प्रदूषण मुक्त है, प्रदूषण नहीं होता है। इसके अलावा जल विद्युत की खास बात यह है कि जब भी आप कोई बांध वगैरह तैयार करते हैं तो बांध के आसपास जलाशय और बन जाते हैं, जिससे सिंचाई को बढ़ावा दे सकते हैं, मत्स्य को बढ़ावा मिलता है और सस्ता भी है। हानि क्या है? देखिए, जहां पर भी हम बांध बनाते हैं वहां पर स्थानीय समुदाय को हमें हटाना पड़ता है। इसके अलावा वहां पर पूरा का पूरा क्षेत्र जो है जलमग्न हो जाता है और आसपास कभी कोई बाढ़ भी आ जाती है। इसके अलावा इसको लगाने में खर्चा है, भाई जहां भी आप बांध बनाएंगे खर्चीला है, एक दो साल में बनेगा नहीं, कई साल लग जाते, 10-20 साल लग जाते हैं बनने में, तो काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस भी है। ईंधन की बात करें, लकड़ी के ईंधन की बात करें, लाभ क्या है, सुप्राप्य है, आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। इसके अलावा बहुसंख्यक लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है, जैसा कि हमने बताया था कि आज भी भारत में 50% से अधिक लोग जो हैं ईंधन पर ही डिपेंड हैं। संग्रहण में अधिक समय उपयोग, यानी कि अधिक समय के लिए उपयोग हो जाता है। प्रदूषण फैलाने में, प्रदूषण से फैलता है। हरित गृह प्रभाव में वृद्धि करता है, यानी कि इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है। इसके अलावा ईंधन के संचय करने के लिए हम लोगों को
काफ़ी सारे वृक्ष काटने पड़ते हैं, लकड़ी काटनी पड़ती है, जिससे कि निर्वनीकरण होता है, वन वगैरह का विनाश होता है। कोयला की बात करें तो लाभ क्या है, विस्तृत रूप से उपलब्ध है, हर जगह उपलब्ध हो जाता है। इसके अलावा विद्युत रूपांतरण के लिए उपयुक्त, यानी हमने आपको बताया था कि आज भी भारत में 70% बिजली जो है थर्मल पावर प्लांट के जरिए बनती है, कोयले से ही बनती है। हानि प्रदूषण का स्रोत है, परिवहन के लिए काफ़ी ज़्यादा भारी है, यानी कि आसानी से परिवहित नहीं कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ता है ये। अब आगे यहाँ पर गैर परंपरागत स्रोतों की बात की गई है, इन नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज की बात की गई है। गैर परंपरागत स्रोतों का मतलब क्या है कि जैसे जैसे तकनीक का आविष्कार हुआ, प्रौद्योगिकी उन्नत हुई, वैसे वैसे इन स्रोतों का विकास किया गया है। तो गैर परंपरागत स्रोतों में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, तो ये सभी ऊर्जा आ जाती हैं और ये सभी जो है ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं। सबसे पहले बात करते हैं सौर ऊर्जा की। जैसा कि हमने आपको बताया था, पृथ्वी के लिए प्राथमिक ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य है और सूर्य से हमें कभी ना समाप्त होने वाली ऊर्जा हमेशा मिलती है। तो सूर्य से प्राप्त जो ऊर्जा है इसको सौर सेल के जरिए विद्युत में कन्वर्ट किया जाता है। इस सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और जो सौर सेल होते हैं इनको मिलाकर सौर पैनल तैयार किए जाते हैं। तो सौर पैनल क्या करते हैं, जो विद्युत जो ताप है, यानी कि जो सूर्य का ताप है, इसको विद्युत में कन्वर्ट करते हैं और ऐसे करके शक्ति उत्पन्न करते हैं। सौर ऊर्जा जो है उन्हीं क्षेत्रों में कारगर है जहां पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है, यानी खास करके जो उष्णकटिबंधीय रीजन है वहां पर यह प्रौद्योगिकी काफी ज्यादा लाभदायक है। सौर ऊर्जा उपयोग का सौर तापक, सौर कुकर, सोलर ड्रायर, इसके साथ साथ समुदाय को रोशनी देने और यातायात के जो संकेत हैं इनमें भी इसका इस्तेमाल होता है। यहाँ पर नोट के रूप में बताया गया है कि विश्व का पहला सौर और पवन चालित बस अड्डा जो है ये स्कॉटलैंड में है। इसके बाद है पवन ऊर्जा। देखिए, पवन चक्कियों का इस्तेमाल जो है ये आजकल से नहीं हो रहा है, प्राचीन काल से ही पवन चक्कियों का इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि समय के साथ साथ जैसे जैसे तकनीक उन्नत होती गई है, प्रौद्योगिकी का विकास होता गया है, वैसे वैसे जो पवन चक्कियां हैं इनके साथ टरबाइन भी ऐड कर दिए गए हैं, डायनोमो इत्यादि ऐड कर दिए गए हैं। तो ऐसे करके पवन चक्कियों के जरिए विद्युत भी उत्पन्न की जाने लगी है। तो यहाँ पर वही चीज बताई गई कि वर्तमान में इन्हें विद्युत उत्पन्न करने के लिए जनरेटर से जोड़ा गया है। पवन चक्कियों के जो समूह हैं ये वहां पर स्थापित किए जाते हैं जहां पर तेज हवाएं चलती हैं, यानी जहां पर प्रबल और लगातार हवाएं चलती हैं वहीं पर ये स्थापित किए जाते हैं। तो तेज और लगातार हवाएं जो है जो आपके तटीय राज्य हैं, तटीय इलाके वहां पर चलती हैं। जैसे आपके भारत का दक्षिण भारत का जो इलाका है, तटीय राज्य हैं आपके, उन सभी तटीय राज्यों के किनारों पर तेज हवाएं चलती हैं, तो वहां पर पवन चक्कियां स्थापित की गई हैं। तो पवन जो फार्म है नीदरलैंड में, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए और स्पेन में पाए जाते हैं। अब है परमाणु ऊर्जा या न्यूक्लियर एनर्जी। देखिए, परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ यानी रेडियो एक्टिव एलिमेंट जैसे कि यूरेनियम और थोरियम, तो इनके परमाणुओं के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। जब यूरेनियम और थोरियम इनको नाभिक के रिएक्टर में नाभिक की विखंडन की प्रक्रिया से गुजारा जाता है, तो विखंडन के उपरांत इनसे अपार ऊष्मा जनरेट होती है। परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादकों की बात की जाए तो इसका सबसे बड़ा उत्पादक यूएसए है और सेकंड नंबर पर फ्रांस आता है। यानी यहाँ पे लिखा हुआ है कि परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादकों में यूएसए और यूरोप हैं, तो यूरोप में जो है फ्रांस आता है, पहले नंबर पर यूएसए है और सेकंड नंबर पर फ्रांस आता है। भारत में अगर देखा जाए तो भारत में आंध्र प्रदेश और झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप हैं। इसके अलावा थोरियम जो है, थोरियम भारत के केरल राज्य के मोनोजॉइट बालू में मिलता है, यानी कि भारत का जो केरल राज्य है, केरल राज्य की जो मोनोजॉइट बालू है, मोनोजॉइट बालू में थोरियम पाया जाता है। भारत में परमाणु ऊर्जा केंद्रों की बात करें तो तमिलनाडु में कल्पक्कम, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर और यूपी में नरोरा और कर्नाटक में केंगा, ये भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं। अब है आपकी भूतापीय ऊर्जा या जियोथर्मल एनर्जी। देखिए, ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है ये भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। जब हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में आपको बताया था तो हमने आपको बताया था कि पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे हम गहराई में बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे तापमान में भी लगातार बढ़ोतरी होती जाती है और कभी कभी यह तापमान जो है ये तापमान ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट हो सकती है। तो ऐसे में हमें भूतापीय ऊर्जा बाहर देखने को मिल जाती है। वर्षों से गर्म जल के स्रोतों के रूप में भूतापीय ऊर्जा जो है खाना बनाने, ऊष्मा प्राप्त करने और नहाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यूएसए जो है यानी संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है। इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका में भी भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र हैं। भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र जो है हिमाचल प्रदेश में मणिकरण और लद्दाख में पूगा घाटी में स्थित हैं। ये दोनों नाम काफी इंपॉर्टेंट हैं, कई बार पीसीएस परीक्षा में भी पूछे गए हैं। ज्वारीय ऊर्जा यानी टाइडल एनर्जी।
देखिए, ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारी ऊर्जा कहते हैं और इस ऊर्जा का विदोहन जो है, जो समुद्र के सक्रिय मुहाने होते हैं, जो सक्रिय खाड़ियाँ इत्यादि होती हैं, वहाँ पर बांध का निर्माण करके इसका विदोहन किया जाता है, इस ऊर्जा को संग्रहित किया जाता है। उच्च ज्वार के समय, जिस समय उच्च ज्वार आता है समुद्र में, उच्च ज्वार के समय ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थापित टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। रूस, फ्रांस और भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारी मिल स्थापित किए गए हैं। बायोगैस, देखिए जैविक अपशिष्ट जैसे कि मृत पौधे, जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर या रसोई घर के अपशिष्ट, इन सभी को गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है और इसे ही बायोगैस कहते हैं। जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया के द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं, जो कि अनिवार्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। यानी कहने का मतलब यह कि जो आपके जैविक अपशिष्ट होते हैं, इनमें मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है और इनका अपघटन बैक्टीरिया के द्वारा होता है। बायोगैस का इस्तेमाल खाना पकाने के लिए, विद्युत उत्पादन करने के लिए किया जाता है और इससे प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद का उत्पादन भी होता है। यानी बायोगैस का सबसे अच्छी बात यह है कि एक तो बायोगैस तैयार होती है, साथ ही साथ जैव खाद भी तैयार होती है, जो कि पर्यावरण हितैषी खाद है। यहां पर ऊर्जा के जो गैर परंपरागत स्रोत हैं, इनके लाभ और हानि बताए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा के लाभ क्या है? प्रदूषण मुक्त है, एक बार स्थापित हो जाने पर विद्युत उत्पादन की लागत कम हो जाती है, सुरक्षित और साफ है। हानि क्या है? जिन इलाकों में ये पवन चक्कियां स्थापित की जाती हैं, वहां पर ध्वनि प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा पवन चक्कियों को स्थापित करना काफ़ी ज़्यादा महंगा है। जब पवन चक्कियां स्थापित कर दी जाती हैं तो इनसे रेडियो और दूरदर्शन के जो प्रसारण के सिग्नल होते हैं, उनमें व्यवधान उत्पन्न होता है। इसके अलावा पक्षियों के लिए हानिकारक है, पक्षी इत्यादि इससे टकराकर मर जाते हैं। सौर ऊर्जा की बात करें, लाभ क्या है? असमाप्य है, कभी न समाप्त होने वाली ऊर्जा है, प्रदूषण मुक्त है, खर्चीली है। इसके अलावा स्रोत के विस्तृत होने से ऊर्जा बर्बादी होती है, यानी अगर हम मान लीजिए उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं तो ऊर्जा की बर्बादी होगी। ज्वारी ऊर्जा की बात करें तो ये भी प्रदूषण मुक्त है, असमाप्य है। दिक्कत क्या है कि जहां भी हम ज्वारी ऊर्जा के लिए मिल स्थापित करेंगे तो वहां समुद्र में जो वन्यजीव वगैरह होंगे, उनके आवास के नष्ट होने का खतरा बना रहेगा। इसके अलावा दोहन में कठिन है, इसको हर जगह स्थापित नहीं कर सकते हैं, केवल वहीं पर सक्रिय जो मुहाने होते हैं, सक्रिय जो खाड़ियां होती हैं, वहीं पर इसका विदोहन कर सकते हैं हम लोग। परमाणु ऊर्जा की बात करें, लाभ क्या है कि बड़ी मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन हो सकता है। हानि क्या है? चूंकि रेडियो एक्टिव पदार्थ से उत्पन्न की जाती है तो रेडियो एक्टिव व्यर्थ को उत्पन्न करता है, ये काफी ज्यादा खर्चीला है। बायोगैस की बात करें, कम लागत, उपयोग में आसान है, जैव व्यर्थ का उपयोग और बायोगैस का उत्पादन होता है, यानी कि हम इससे जैव खाद भी बना लेते हैं और बायोगैस भी बना लेते हैं। हानि क्या है? हरित गृह प्रभाव का कारण है, क्योंकि इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निर्मुक्त होती है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाने में मदद करती है ये। भूतापीय ऊर्जा स्वच्छ है, पर्यावरण हितैषी है और हर समय उपलब्ध है, लेकिन दिक्कत क्या है? ये हर जगह अवेलेबल नहीं है। जहां था ये अवेलेबल है और ऐसी जगहों पर अवेलेबल है जो स्थान अगम्य है, जहां पर हम लोग आसानी से नहीं पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे वही चीज बताई गई, शहर से बहुत दूर अवस्थित होने के कारण विद्युत वहन बहुत ज्यादा खर्चीला है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। इसके अलावा आप लोग इस वीडियो के नोट्स जो हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से परचेज कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।